तो आज हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं उसका फोकस एक बहुत ही अहम नियुक्ति पर है। मेरा मतलब है 3 मई 2026 से रोहित जैन रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाल रहे हैं। उन्होंने टी रविशंकर की जगह ली है, जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में खत्म हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस पूरे 3 साल के कार्यकाल को मंजूरी भी दे दी है। मतलब देखा जाए तो इस डीप डाइव का मकसद सिर्फ एक खबर देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये बदलाव आगे जाकर हमारी वित्तीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करेगा। एग्जैक्टली। और हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे शीर्ष पदों पर ना बाहर से विशेषज्ञों को लाया जाता है, लेकिन रोहित जैन के मामले में ऐसा नहीं है। हाँ, वही तो। वो कोई भारी व्यक्ति नहीं है। मतलब उनके पास रिजर्व बैंक के अंदर ही काम करने का करीब 30 साल का लंबा अनुभव है। 30 साल एक बहुत बड़ा समय होता है किसी भी संस्थान के लिए। और वो दिसंबर 2020 से तो कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे, जहां उन्होंने पर्यवेक्षण और रिस्क एनालिटिक्स जैसे काम बहुत करीब से संभाले हैं। बिल्कुल। तो इसी बात पर मेरे मन में एक सवाल आता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इतने दशकों तक सिस्टम को अंदर से देखा हो, वो रेगुलेशन या विनियमन में किस तरह का एक अलग नजरिया लाता है? देखिए, ये जो बुनियादी फर्क है ना, वो क्या और कैसे के बीच की समझ का है। क्या और कैसे, थोड़ा और समझाइए। मतलब जब कोई बाहर से आता है तो उनका ध्यान अक्सर थ्योरी या सैद्धांतिक बदलावों पर ज्यादा होता है, लेकिन जो इंसान 3 दशक तक सिस्टम के अंदर रहा है, उसे पता है कि एक बहुत अच्छी दिखने वाली नीति जमीन पर आकर फेल क्यों हो जाती है। सही कहा। मतलब उन्हें सिस्टम की कमियों का और बॉटलनेक्स का पहले से अंदाजा होता है। हाँ, बिल्कुल। लंबे समय तक अंदर रहने के कारण उन्होंने कई आर्थिक चक्रों और संकट बहुत करीब से परखे, तो उनके फैसले सिर्फ कागजों या मॉडल्स पर आधारित नहीं होंगे। मतलब वो प्रैक्टिकल होंगे, जो पहले दिन से ही लागू किए जा सकें। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि नीतियां असल में काम कैसे करती हैं। ये काफी दिलचस्प है। अब यहीं पे ना हमारे स्रोतों में एक बड़ा विरोधाभास भी सामने आता है। मतलब रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस नए नेतृत्व के आने से डिजिटल भुगतान और वैश्विक जोखिम प्रबंधन में मजबूती आएगी। हाँ, ये इस नियुक्ति का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन जब हम ग्लोबल रिस्क या डिजिटल पेमेंट सोचते हैं तो दिमाग में सीधे एल्गोरिदम और कोडिंग आती है। यस। पर रोहित जैन के पास तो मानव संसाधन यानी एचआर का भी बहुत लंबा अनुभव है। यस। ये एक अजीब सा कॉम्बिनेशन नहीं लगता? हाँ, पहली बार सुनने में लगता है। मतलब हाईटेक वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए एक एचआर बैकग्राउंड का होना, इन दोनों के बीच वास्तव में क्या कड़ी हो सकती है? देखिए, ये कॉम्बिनेशन अजीब लग सकता है, पर तकनीक कभी भी शून्य में काम नहीं करती। आज के डिजिटल युग में सबसे बड़ा जो रिस्क है वो कोई सॉफ्टवेयर का फेल होना नहीं है, बल्कि संगठनात्मक संस्कृति और इंसानी व्यवहार होता है। ओह अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि मशीन से ज्यादा इंसान गलती करते हैं। एग्जैक्टली। दुनिया के सबसे बेहतरीन रिस्क एनालिटिक्स सिस्टम भी तब तक बेकार हैं जब तक उन्हें चलाने वाले लोग सही से प्रशिक्षित न हो। हाँ, ये तो है। नियामक स्तर पर एचआर के अनुभव का सीधा मतलब है क्षमता निर्माण करना, ये सुनिश्चित करना कि नए और जटिल वैश्विक जोखिमों से लड़ने के लिए सही टैलेंट और सही माइंडसेट मौजूद है। तो ये सिर्फ डेटा प्रोसेस करने की बात नहीं है, बल्कि उस डेटा के आसपास एक ऐसा इंसानी ढांचा तैयार करना है जो अनुपालन को कोई नियम नहीं बल्कि कल्चर माने। बिल्कुल सही। और इसी कल्चर से ही एक मजबूत सिस्टम बनता है। तो इसे हम एक तरह का ह्यूमन फायरवॉल कह सकते हैं। अरे वाह, बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, ह्यूमन फायरवॉल। हाँ, मतलब डिजिटल पेमेंट नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए उस नेटवर्क को चलाने वाले संस्थानों के लोगों को ही मजबूत कर दिया जाए। हाँ, और इसका सीधा असर उन रोजमर्रा के लेन देन पर पड़ता है जो अर्थव्यवस्था में हर सेकंड हो रहे हैं। अगर नियामक की नींव इस तरह के मानव केंद्रित दृष्टिकोण से मजबूत होगी तो पूरी की पूरी आर्थिक व्यवस्था ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। बिल्कुल। नीतियां अक्सर हमें आम जीवन से दूर की चीज लगती हैं, लेकिन असल में उनका काम वित्तीय व्यवस्था में उस अदृश्य भरोसे को बनाए रखना है जिस पर सब टिका है। सही कहा। जब नेतृत्व के पास तकनीकी जोखिमों और मानव संसाधन दोनों को एक साथ प्रबंधित करने की दूरदृष्टि होती है ना, तो इसका परिणाम एक बहुत ही लचीला सिस्टम होता है। एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी बाहरी झटके को आसानी से सोख सकता है। तो इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही अहम सवाल उभरता है जिस पर हमें आगे विचार करना चाहिए। क्या सवाल है? 3 मई 2026 से शुरू हो रहे हैं इन अगले 3 वर्षों में, जब ध्यान सिर्फ एल्गोरिथम पर नहीं बल्कि सिस्टम चलाने वाले लोगों पर भी केंद्रित है,
तो क्या हम देखेंगे कि जोखिम को मापने और प्रबंधित करने का पारंपरिक तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है ना? क्या भविष्य में वित्तीय स्थिरता इस बात से तय होगी कि हम अपने डेटा को नहीं बल्कि अपने डेटा वैज्ञानिकों और अधिकारियों कैसे प्रबंधित करते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य की नीतियों को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है।